हेलो बच्चों, अशोक वर्मा केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत। एक नए चैप्टर के साथ अब तक मैं जो वीडियो डाल चुका हूँ, हेलो एल्किन की मैंने डाल दिए हैं आपको। एमीन वाले चैप्टर की भी मैंने 3-4 वीडियो जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो मैंने डाल डाल दिए हैं। और एक चैप्टर अभी मैंने शुरू किया था, केमिकल काइनेटिक्स। उससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मेरे विचार से जो इस साल आने लायक हैं, मैंने उस सारी वीडियो में उस खास सारे क्वेश्चन को डाल दिया है। आप प्लीज़ उनको देखिएगा और उनका रिवीजन कीजिए। आज मैं नए चैप्टर के साथ आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ और वो चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, यानी कि जैविक अणु, जैव अणु। उस जैव अणु से मैं कुछ क्वेश्चन हैं जो मेरी दृष्टि से वो आने लायक हैं। आप उनको एक बार पढ़िए, वहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और मिलेंगे नहीं, बिल्कुल 100% मिलने ही मिलने हैं। ज़्यादा लंबे चौड़े क्वेश्चंस मैं नहीं डालता, छोटे छोटे क्वेश्चन मैं डालता हूँ। एक एक दो दो नंबर वाले लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनको भी मैं डाल दूंगा। फिलहाल आप इन पर प्रैक्टिस कीजिए और इस चैप्टर के तो लॉन्ग क्वेश्चन भी मैं यहाँ डालूंगा, ताकि अलग से मुझे वीडियो अपलोड ना करना पड़े। तो चलते हैं, कॉपी पेंसिल लेकर के बैठिए और क्वेश्चन को लिखिएगा, समझिएगा और सॉल्व मैं यहाँ करता हूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन, सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? सबसे मीठी शर्करा, मैं क्वेश्चन लिख दूंगा यहाँ। द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल शुगर्स इज, द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल शुगर्स इज, सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? तो ऑप्शन हमारे पास है, पहला ग्लूकोज, ग्लूकोज। दूसरा अपने पास फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज है। तीसरा ऑप्शन हमारे पास है सुक्रोज, सुक्रोज है। और चौथा ऑप्शन हमारे पास है माल्टोज। इनमें से आपसे ये पूछा गया है सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? क्वेश्चन आप चाहे लिख लें, सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? सबसे मीठी शर्करा, सबसे मीठी शर्करा, मीठी मीठी शर्करा कौन सी है? इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहें, द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल शुगर्स इज, चार ऑप्शन आपको मिलेंगे। उन चार ऑप्शनों में से एक ऑप्शन आपको ढूंढना है, क्या है सबसे मीठा? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज। और आंसर आपका मिलेगा माल्टोज। माल्टोज सबसे मीठा है। मैं बता दूंगा माल्टोज ही सबसे मीठा क्यों है। जब इस चैप्टर का एंड होगा, जब मैं स्ट्रक्चर वगैरह सारी सारी पढ़ाऊंगा, तो आपको ये फ्रक्टोज सबसे मीठा है। तो आपको इसका मैं आंसर बता दूंगा कि आखिर ये क्या वजह है सबसे मीठा है। फिलहाल आप इस पर टिक लगाइएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे स्वीटेस्ट जो शुगर है वो कौन सी होती है? वो होती है फ्रक्टोज। इन चारों में। चलिएगा आगे मैं बढ़ता हूं, इसको इरेज कर देता हूं। छोटे छोटे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं और ये क्वेश्चन वही हैं जो आते रहे हैं अब तक बोर्ड में, एग्जाम्स में। मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मिल्क शुगर इज, मिल्क शुगर क्या है? मिल्क शुगर इज, दुग्ध शर्करा, इसे हम हिंदी में कहते हैं दुग्ध शर्करा, कौन सी होती है? जो शर्करा दूध में पाई जाती है उस शर्करा का नाम आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास है ही हैं। ऑप्शन हमारे पास है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। यही ऑप्शन है, ग्लूकोज, ग्लूकोज, मुझे बार बार ग्लूकोज,
और आपका दूसरा है फ्रक्टोज, तीसरा है आपका सुक्रोज, और चौथा है आपका लैक्टोज। लैक्टोज। तो मिल्क शुगर को किस नाम से जाना जाता है? मिल्क शुगर, मिल्क में जो शुगर होती है वो कौन सी होती है? वो होती है लैक्टोज। इस पर आप निशान लगाए। ये भी क्वेश्चन 4-5 बार 10 साल में पूछा गया है। हर क्वेश्चन जो होगा वो कई बार पूछा गया क्वेश्चन से। मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं कराने की कोशिश कर रहा, क्योंकि जो बच्चे इन वीडियो को देखते हैं, जो तैयारी करते हैं, उनको सेलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए, और मैं सेलेक्टेड क्वेश्चन ही यहाँ कराने का प्रयास कर रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, चलिएगा, कि तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा डीएनए में क्षारक नहीं होता? डीएनए में कौन सा बेस नहीं होता वो आपको बताना है। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन या यूरेसिल। इनमें से डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता? निम्न में डीएनए में कौन सा क्षारक या बेस नहीं होता? नहीं पाया जाता, नहीं होता। देखिएगा, आप क्वेश्चन आप पढ़ें तब ध्यान रखें, नहीं है या है, एब्सेंस पूछिए या प्रेजेंस पूछिए, इस बात को भी फोकस रखें। जल्दबाजी में बच्चे प्रेजेंस लगा जाते हैं, वो क्वेश्चन आपको गलत हो जाता है। ये भी ध्यान रखें, पॉजिटिविटी पूछिए या उसकी नेगेटिविटी पूछिए, इस बात का भी ध्यान रखें सारे बच्चे जब पेपर कर रहे हो, क्योंकि उसमें थोड़ा सा पेशेंस जो है पेपर टाइम में थोड़ा सा हड़बड़ाहट सी रहती है, पर वो आप बिल्कुल ना रखें अपने दिमाग में। अगर आप रखेंगे तो 100% क्वेश्चन आप गलत करके आएंगे, क्योंकि नहीं और है में आपको अंतर डिफरेंस जब आप पढ़ रहे होगे तो उस समय बड़ा कंफ्यूज आप रहेंगे, पता नहीं है वाला पूछ रहा है या नहीं वाला पूछ रहा है, प्रेजेंट है या एब्सेंस है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की ओर। डीएनए में कौन सा बेस नहीं होता? डीएनए में कौन कौन से, वो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। पहला ऑप्शन आपके सामने एडेनिन, दूसरा ऑप्शन है आपका ग्वानिन, और तीसरा ऑप्शन है आपको साइटोसिन, और चौथा ऑप्शन आपको यूरेसिल। डीएनए में कौन सा बेस नहीं होता? डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन या यूरेसिल। तो डीएनए में यूरेसिल नहीं होता, यूरेसिल की जगह आपको मिलता है थाइमिन। तो ये ध्यान रखना, डीएनए में कौन सा बेस नहीं होता उसका नाम है यूरेसिल। डीएनए में कौन सा बेस नहीं होता उसका नाम है, आंसर आपको यूरेसिल, बिल्कुल सही है। डीएनए में यूरेसिल नहीं होता, बिल्कुल सही है। अगर बात करें इसकी जगह क्वेश्चन होता आरएनए में कौन सा बेस नहीं होता, अगर मैं यह क्वेश्चन आर नेक्स्ट कर दूं, आरएनए में कौन सा बेस नहीं होता? आरएनए में इसकी जगह मैं लिख देता हूं थाइमिन। थाइमिन आरएनए में नहीं होता, आंसर ये सही होता। तो ध्यान रखना, डीएनए में यूरेसिल नहीं होता और आरएनए में थाइमिन नहीं होता। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए क्वेश्चंस हैं, डीएनए और आरएनए से तो क्वेश्चन आपका आता ही है। अगर आरएनए में कौन सा बेस पूछता, आरएनए में पूछ सकता है, डीएनए में भी पूछ सकता है, तो किसी में भी ये पूछ सकता है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपसे इसी संबंधित एक और क्वेश्चन है, इससे लिंक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने देखा था, वो मिल जाएगा मुझे भी, मैं आपको उसका कराऊंगा। चलिए इनुलिन के जल बटन से प्राप्त होता है। इनुलिन के जल बटन से क्या प्राप्त होता है?
इनुलिन के जल अपठन से क्या प्राप्त होता है? इनुलिन का जब हाइड्रोलिसिस करेंगे, इनुलिन के हाइड्रोलिसिस से या जल अपठन से, हाइड्रोलिसिस से क्या प्राप्त होता है? इनुलिन, पहले तो आप ये समझें इनुलिन होता क्या है। इनुलिन के बारे में, इनुलिन जो होता है एक ग्रुप है। किसका ग्रुप है? ये ग्रुप है पॉलीसैकेराइड्स का, पॉलीसैकेराइड्स का। इनुलिन आर ए ग्रुप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। इनुलिन एक पॉलीसैकेराइड का ग्रुप होता है और वो भी नेचुरल अकरिंग होते हैं, जो नेचुरली प्राप्त होते हैं, नेचर में प्राप्त होते हैं, उन्हें हम इनुलिन कहते हैं। अब इनुलिन का हम अगर हाइड्रोलिसिस करें तब हमें क्या बनेगा, वो ऑप्शन हमें दे रखे हैं। ग्लूकोज बनेगा या फ्रक्टोज बनेगा या लैक्टोज बनेगा या आपका माल्टोज बनेगा। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास। इनुलिन के जल अपठन से क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज हो सकता है। दूसरा हमारे पास फ्रक्टोज हो सकता है और तीसरा हमारे पास सुक्रोज हो सकता है और चौथा हमारे पास माल्टोज हो सकता है, माल्टोज। इनमें से कौन सा हो सकता है इनुलिन के जल अपठन से? तो हमें बनेगा फ्रक्टोज। इनुलिन के जल अपठन से फ्रक्टोज का फॉर्मेशन होता है और ये आप इस पर टिक लगा के आएंगे तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे कोई बढ़ता हूं, सिंपल से क्वेश्चन है, टिक लगाना है बस, और कुछ विशेष नहीं करना है। मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन इनुलिन वाला आ गया, चलिएगा मैं आगे बढ़ता हूं। इनुलिन का मैंने करा दिया। प्रोटीन के बारे में क्वेश्चन पूछा है। प्रोटीन किसका पॉलीमर होता है? क्वेश्चन हमारे पास प्रोटीन के बारे में क्वेश्चन है। प्रोटीन किसका पॉलीमर होता है? प्रोटीन किसका पॉलीमर होता है? बिल्कुल सही, बहुत बार क्वेश्चन आया ये भी। प्रोटीन का पॉलीमर बताना आपको। प्रोटीन आर पॉलीमर ऑफ, प्रोटीन आर पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। अल्फा एमिनो एसिड का पॉलीमर होता है प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? व्हाट इज प्रोटीन? अल्फा एमिनो एसिड का पॉलीमर होता है। क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज प्रोटीन? प्रोटीन क्या है? अल्फा एमिनो एसिड का एक पॉलीमर होता है। चलिएगा लिखिएगा इसका। अब अल्फा एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर भी मैं ड्रॉ कर देता हूं भाई। यहां कार्बन बना दीजिए आप, यहां आप ले लीजिए COH, यहां ले लीजिए आप NH2, यहां ले लीजिए कोई भी R और यहां ले लीजिए आप H। ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। एमिनो एसिड है पर इसको अल्फा नाम क्यों दिया गया? एक ग्रुप को आप कंसीडर करें, इसको आप, ये ग्रुप मेन ग्रुप है कंपैरिजन टू NH2। मेन ग्रुप के हिसाब से हम देखेंगे अल्फा कार्बन को, तो ये ग्रुप है, इसके बराबर वाला जो कार्बन होगा, ये जो ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, इस ग्रुप के बराबर वाला जो कार्बन होगा वो कार्बन अल्फा कार्बन माना जाएगा या होता है। अल्फा माना नहीं जाएगा, अल्फा कार्बन ही होता है। तो ये जो कार्बन आप दिखाई दे रहा है ये आपका अल्फा कार्बन है और इस कार्बन से NH2 जुड़ा हुआ है। देखिएगा इस कार्बन से NH2 जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसका नाम अल्फा एमिनो एसिड है। अल्फा एमिनो एसिड ही होता है, लेकिन चूंकि एमिनो ग्रुप अल्फा पोजीशन में जुड़ा हुआ होता है
इसीलिए उसको हम अल्फा एमिनो एसिड्स कहते हैं। ये प्रोटीन की डेफिनेशन है। बहुत सारे प्रोटीन से मैं डिटेल में जब टॉपिक चलेगा तो मैं वहां पढ़ाऊंगा। इस आर की जगह एच भी हो सकता है, एल्किल भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, और भी बहुत सारे ग्रुप है वो सब हो सकते हैं। इस आर की जगह हम लगा देंगे तो डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन आपको नजर आ जाएंगे। फिलहाल हमें बात थी कि प्रोटीन क्या होता है, उस पर हम बात करनी थी। इससे आगे हम बात करेंगे, तो आप आगे जो क्वेश्चन आएगा उस पर बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए। ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो हमारे शरीर में, क्वेश्चन है हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट जो हमारे शरीर में रिजर्व ग्लूकोज का कार्य करता है, उस कार्बोहाइड्रेट का आपको नाम बताना है। कार्बोहाइड्रेट जो हमारे शरीर में रिजर्व ग्लूकोज का कार्य करता है, यानी जब हमारी बॉडी में स्टोरेज रहता है ग्लूकोज, रिजर्व ग्लूकोज के रूप में कौन सा कार्बोहाइड्रेट रहता है, उसका नाम पूछा है। उसका नाम मैं बता देता हूं, वो है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के रूप में वो, इसका आंसर है आपका ग्लाइकोजन। ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन में। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। क्वेश्चन हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट जो हमारे शरीर में रिजर्व ग्लूकोज का कार्य करता है। इसमें से ऑप्शन आपका सुक्रोज है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, फ्रक्टोज है, और आंसर हमारे पास बनता है ग्लाइकोजन। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में कौन डाइसैकेराइड्स है? निम्न में कौन डाइसैकेराइड है? डाइसैकेराइड पूछा गया है। डाइसैकेराइड्स राइट पूछा गया है। कौन सा डाइसैकेराइड्स है? ऑप्शन तुम्हारे सामने है, ग्लूकोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, और तीसरा आपका सुक्रोज, और चौथा आपका है चौथा आपका ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया। चौथा एक और क्वेश्चन था हमारे पास, ऑप्शन जो मैं वही लूंगा। स्टार्च, स्टार्च दे रखा है, स्टार्च। तो कौन सा डाइसैकेराइड्स है इनमें? डेफिनेटली सुक्रोज। सुक्रोज डाइसैकेराइड्स के रूप में यूज किया जाता है। अभी मैं फिर वही बात वही आता है, ये जो क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन है ना, पहले थ्योरी आपको पढ़ानी हमें चाहिए, उसके बाद में इन क्वेश्चन को सॉल्व कराना चाहिए। तो आपको कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा। उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा 3 प्रकार के क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया है, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स में ग्लूकोज, फ्रक्टोज वगैरह आते हैं। डाइसैकेराइड में सुक्रोज है आपका, ओलिगो में सुक्रोज या डाई में सुक्रोज, तो ओलिगो के पार्ट्स हैं, और पॉली में बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स के यूनिट हैं। तो ये मैं पूरा का पूरा पार्ट इसको पढ़ाऊंगा। फिलहाल क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में कौन सा डाइसैकेराइड्स है? आपको निशान लगाना, सुक्रोज एक डाइसैकेराइड्स के रूप में यूज होता है। चलिए आगे की ओर में बढ़ता हूं। मॉलिस टेस्ट, मॉलिस टेस्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी छोटा है, 2 नंबर का क्वेश्चन आया है। मॉलिस टेस्ट क्या होता है वो आपको समझना है, और मॉलिस टेस्ट के द्वारा हम ये डिटरमाइन करते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट है या नहीं। बस इतना काम मॉलिस टेस्ट का होता है। व्हाट इज मॉलिस टेस्ट? मॉलिस टेस्ट क्या होता है, उस पर शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आया है। मॉलिस टेस्ट, मॉलिस टेस्ट, मॉलिस टेस्ट क्या है? सबसे पहली बात, मॉलिस टेस्ट क्या बताता है
ये आपको पता होना चाहिए। मॉलिस टेस्ट से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है ये कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। बस इतना काम करते हैं हम और कुछ नहीं करते। केवल कार्बोहाइड्रेट का पता लगाता है ये मॉलिस टेस्ट। ये मॉलिस टेस्ट होता क्या है? ये तो मॉलिस टेस्ट हो गया, ये किस बात की जानकारी देता है और ये आखिर होता क्या है, किस तरीके का होता है, किस क्या प्रोसेस उसके अंदर रहा होता है। तो हम क्या करेंगे, एक हम टेस्ट ट्यूब लेंगे, इस तरीके का टेस्ट ट्यूब ये आपका, और जिस किसी कंपाउंड का हमें चेक करना है, टेस्ट करना है ये कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, उसका सॉल्यूशन ले लेंगे, बना लेंगे। है तो ठीक है, नहीं तो आप उसको बना लेंगे और लगभग 2 ml सॉल्यूशन आप इसमें रख देंगे। 2 ml ले लेंगे ताकि उसकी बॉटम जो है वो डिप हो जाए। इतना सॉल्यूशन हम 2 ml 2.5 ml करीब करीब आप उस सॉल्यूशन को ले लेंगे जिसका हमें टेस्ट करना है उसको। इसके बाद इसमें हम मॉलिस रिएजेंट डालते हैं। मॉलिस रिएजेंट का यूज करते हैं 1%, 1% या आप ml पर बात कर रहे हैं। मॉलिस रिएजेंट हम लगभग 1 से 2 ml तक हम यूज करेंगे। 1 to 2 ml मॉलिस रिएजेंट लेंगे। अब मॉलिस रिएजेंट होता क्या है? ये अल्फा नेफ्थॉल का एल्कोहलिक सॉल्यूशन होता है। एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अल्फा नेफ्थॉल, यानी कि अल्फा नेफ्थॉल का एल्कोहलिक सॉल्यूशन होता है, इसे हम मॉलिस रिएजेंट कहते हैं। इसके बाद इसमें हमने लगभग 1-2 ml और डाल दिया, ये मॉलिस रिएजेंट डाल दिया। चलिए, डालने के बाद में क्या करना है हमें इसमें कंसंट्रेट H2SO4 कंसंट्रेट इस नली की जो आप ट्यूब देख रहे हैं इसकी बिल्कुल दीवार के सारे डालना है ताकि डायरेक्ट इसमें ना जाए। नली ट्यूब का ब्लास्ट होने का भी डर हो सकता है, डर रहता ही है, हो भी सकती है डायरेक्ट इसमें पड़ देंगे कंसंट्रेट H2SO4। तो इससे ट्यूब की दीवार के सारे उसको आप उसमें H2SO4 डालें। डालने के बाद में यहां क्या पाएंगे, 2 सॉल्यूशन के बीच में एक रिंग बन जाएगी इस तरीके से, और वो रिंग जो होगी वो बैंगनी कलर की होगी, यानी वॉयलेट कलर की वो रिंग होगी। बैंगनी कलर भी दे रखा है, यानी कि वॉयलेट कलर की रिंग होगी। ये वाली रिंग वॉयलेट कलर की होगी ये रिंग। अगर ये रिंग बनती है सॉल्यूशन के बीच में बनेगी, ऊपर नीचे नहीं, बीच में बनेगी, बिल्कुल थोड़ा आगे पीछे हो सकती है, कलर चेंज हो जाएगा, तो बैंगनी या वॉयलेट कलर की एक रिंग बन जाएगी। आप समझ जाना कि वो कार्बोहाइड्रेट ही है और कुछ दूसरी चीज नहीं है। तो जैसे मैंने बताया वैसे आपको लिखना भी है। एक टेस्ट ट्यूब ली, उस टेस्ट ट्यूब में 2 ml ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज करते हैं। इसके बाद मॉलिस रिएजेंट 1 से 2 ml का यूज करते हैं और लगभग 2 ml या 3 ml के करीब इसका भी हम यूज कर लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड का यूज कर लेते हैं। 3 तो ज्यादा हो जाएगा, 2 ही चलेगा। 1 या 2 ml की बात करें, 1 से 2 ml कंसंट्रेट H2SO4 से काम चल जाएगा, यूज करेंगे। जैसे ही हमने H2SO4 इस पर डाला तो एक वॉयलेट कलर की रिंग बन जाएगी 2 सॉल्यूशन के बीच में, तो समझ जाना वो कार्बोहाइड्रेट्स है। तो यही आपको लिखना है इसी तरीके से। अगर मॉलिस टेस्ट आता है तो ऐसे लिखना है। अगर आपको मॉलिस टेस्ट किस में यूज होता है आपको बताना है। मॉलिस टेस्ट का यूज केवल कार्बोहाइड्रेट को पहचानना है, कार्बोहाइड्रेट को सिर्फ पहचानना और कुछ नहीं। चलिए, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया इसलिए मैंने बता दिया। कभी टेस्ट भी पूछा जाता है और पहले हमने क्या डाला, फिर हमने क्या डाला, फिर हमने क्या डाला, उसके बाद रिजल्टेड हमारा क्या हमारा, पहले हमने 2 ml
पहले हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया जिसका हमें टेस्ट करना है, उसको डाला। उसके बाद में मोलस एजेंट का यूज करते हैं, मोलस एजेंट डाला। उसके बाद में सल्फ्यूरिक एसिड डाला H2SO4, और डालने के बाद थोड़ा उसको गर्म भी करिए, थोड़ा हीट भी करना पड़ सकता है, क्योंकि ये यहाँ पर मैं लगा दूं, यहाँ हीट करने के लिए एक बर्नर लगा देता हूँ यहाँ, तो हीट भी करना पड़ सकता है। तो आप ये समझ लीजिएगा, जब हीट किया जा रहा है उस पर, तो आप उन सॉल्यूशन के बीच में आपको ऐसा लगेगा कि एक रिंग बन रही है बैंगनी कलर की, तो समझ जाना कि वो कार्बोहाइड्रेट्स है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। वैसे टेम्परेचर में ज़्यादा नहीं देना है, कभी कभी बिना टेम्परेचर की रीडिंग आ जाती है, तो इसका विशेष ध्यान रखना थोड़ा। वो डिपेंड करेगा कंसंट्रेट है या नहीं है इस H2SO4 की कंडीशन पर। चलिए आगे बढ़ता हूँ। मोल टेस्ट हो गया। उसके बाद जब ग्लूकोज को फैलिंग सॉल्यूशन के साथ गर्म किया जाता है, तब ग्लूकोज का क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फैलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेटिंग एजेंट दोनों का आंसर सेम ही है। जब ग्लूकोज को फैलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेटिंग एजेंट के साथ गर्म किया जाता है, तब क्या होता है, वो मैं विद रिएक्शन आपको समझाने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन लिख लीजिएगा। जब ग्लूकोज को फैलिंग सॉल्यूशन के साथ गर्म किया जाता है, तब क्या होता है? देखिए मैं करता हूं ग्लूकोज को फैलिंग के साथ गर्म। चलिएगा, CHO ये ग्लूकोज है बेटा, CHOH का होल 4 मैं 4 बार लिख देता हूं यहाँ, सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये हमारे पास है ग्लूकोज। इसकी रिएक्शन में करता हूं फैलिंग सॉल्यूशन। फैलिंग सॉल्यूशन दो होते हैं, फैलिंग सॉल्यूशन A और फैलिंग सॉल्यूशन B। फैलिंग सॉल्यूशन A क्या होता है? कॉपर सल्फेट है, CuSO4 इंटू H2O 5H2O। ये फर्स्ट सॉल्यूशन है, फैलिंग सॉल्यूशन फर्स्ट है। डिजॉल्व इन वाटर, वाटर में इसको घोल देना है। फैलिंग सॉल्यूशन A, या पहले फैलिंग सॉल्यूशन A की बात कर लो। चलिएगा, फैलिंग सॉल्यूशन A होता है ये, और B भी होता है। फैलिंग सॉल्यूशन EH है, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक। फैलिंग सॉल्यूशन A और B होता है। A क्या होता है? सॉल्यूशन A जो होता है वो 7 ग्राम कॉपर सल्फेट CuSO4 इंटू 7H2O डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर, इसे हम कहते हैं फैलिंग सॉल्यूशन A। जब 7 ग्राम कॉपर सल्फेट को 100 ml पानी में डिजॉल्व किया जाता है,
जो सॉल्यूशन बनता है उसे हम कहते हैं फेलिंग सॉल्यूशन ए। अब बात आती है दूसरी चीज कि फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या होता है। इसमें बी में 24 ग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करेंगे हम, और एंड 34.6 ग्राम हम यूज करेंगे सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को, और इन दोनों को हम बोलेंगे डिजोल्व इन 100 ml ऑफ वाटर। अगर ऐसा सॉल्यूशन बनेगा तो इसे हम कहते हैं फेलिंग सॉल्यूशन बी। इसे हम रिसोर्सिनॉल के नाम से भी जानते हैं, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो फेलिंग सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन बी क्या होते हैं, ये भी पूछ सकता है भाई सॉल्यूशन ए क्या होता है, सॉल्यूशन बी क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना, सॉल्यूशन ए जो होता है वो कॉपर सल्फेट का जलीय विलेन होता है, और फेलिंग सॉल्यूशन बी जो होता है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसकी जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी यूज कर सकते हैं, एंड बेस का हम यूज कर सकते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जब सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट और उसे 100 ml में जब डिजोल्व किया जाता है तब जो सॉल्यूशन बनता है उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं फेलिंग सॉल्यूशन बी। ये होता है फेलिंग सॉल्यूशन बी। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है फेलिंग सॉल्यूशन ए होता क्या है और फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या होता है। हमारा क्वेश्चन ये नहीं था कि फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, हमारा क्वेश्चन ये था कि जब ग्लूकोज को फेलिंग सॉल्यूशन के साथ में रिएक्ट किया जाता है तब ग्लूकोज का होता क्या है, या फेलिंग सॉल्यूशन का खुद का होता क्या है। ये हमारा क्वेश्चन है। मैं आता हूं अपने क्वेश्चन पर। ये तो बीच में आ गए थे बात, मैं हालांकि इसको बाद में पढ़ा था पर ये यहां आ गया था तो मुझे बताना पड़ा। अब इतना बवाल ना लिख करके पूरा का पूरा मैं इसे शॉर्ट में बता दूंगा। शॉर्ट में क्या लिखा जाता है, केवल आपको इतना नहीं लिखना है, आपको लिखना है CuO बस, और कुछ नहीं। CuO लिख जाएगा, सुविधा के लिए इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, और भी इसकी बहुत सारी फॉर्म है लेकिन सबसे छोटी फॉर्म यही है, सुविधा के लिए इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है, इसलिए मैं यहां लिखूंगा CuO। इतना लंबा तो बवाल नहीं लिखूंगा। चलिए मैं लिखता हूं CuO। देखिए ये क्यूप्रिक ऑक्साइड है CuO मैंने यहां लिखा इजिकल टू। अब होता क्या है बेटा, एक O मैं यहां पहुंचा दूं तो ये COOH, ऑलरेडी पहले पास एक O था, एक O और मैंने पहुंचा दिया। अब पूरा का पूरा सिस्टम जैसा है वैसा ही, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4, सिंगल बॉन्ड CH2OH। अब हमारे पास बचा कॉपर खाली, हमें कॉपर नहीं चाहिए, हम ट्वाइस कर ले इसको। हमें चाहिए Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड पीपीटी आता है, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवच्छेद आता है, यानी कि रेड पीपीटी आता है, लाल अवच्छेद आता है। पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट, क्यूप्रस ऑक्साइड का। तो लाल अवच्छेद आता है, ये फेलिंग सॉल्यूशन है आपका। तो इसमें क्या हुआ, पहले कॉपर यहां था, मतलब किस फॉर्म में था, कॉपर पॉजिटिव 2 की फॉर्म में था। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो कॉपर की भी 2 होगी, -2। यहां पर कॉपर किस फॉर्म में चला गया, अगर मैं यहां बात करूं तो कॉपर +1 में चला जाएगा। अगर इसका ऑक्सीजन नंबर निकालें कॉपर का तो +1 आएगा। निकाल कर दिखा देता हूं मैं, देखिएगा Cu2O का x मान लिया इंटू 2 + -2 = 0। कॉपर को x मान लिया, इसकी निकालनी है, ये 2 है तो 2 लिख दिया,
प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीजन नंबर माइनस Q2 इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये तो गड़बड़ चल रहा है भाई, प्लस 2 की फॉर्म में 2x सही है। तो मैं लिख सकता हूं इसको बेटा 2x लिख सकता हूं इजिकल टू प्लस 2 लिख सकता हूं, इसको इधर चला जाएगा तो x इजिकल टू प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 लिख सकता हूं, तो ये आएगा 1 प्लस 1। यानी कि यहां पर कॉपर प्लस 1 की फॉर्म में है, यहां कॉपर प्लस 2 की फॉर्म में है। अब आप ये देखिए कि इसमें रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो आप अपने आप समझ जाएंगे। यहां 2 की फॉर्म में कॉपर है या प्लस 1 की फॉर्म में कॉपर है, तो ये वैलेंसी घट रही है, ऑक्सीजन संख्या ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये इसका रिडक्शन हो रहा है, यानी कि CuO का रिडक्शन हो रहा है Cu2O में, तो ये रिड्यूस हो रहा है। जब ये रिड्यूस हो रहा है CuO, तो दूसरा वाला क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, यानी ये ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, ऑक्सीडाइज। तो यही पूछा है कि जब ग्लूकोज को फैलिंग सॉल्यूशन के साथ गर्म किया जाता है तब ग्लूकोज का क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। ये आपका आंसर है। यहां पर 3-4 ऑप्शन आपको दे रखे होंगे, ये होता क्या है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। उन 4 ऑप्शन में आपको ये बताना है कि इसमें ग्लूकोज का हो क्या रहा है, तो आपको बताना है ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है बेटा, तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, फैलिंग सॉल्यूशन का नहीं बल्कि टॉलरेंट एजेंट का भी होता तब भी ऑक्सीडेशन ही होता। मैं वो रिएक्शन भी कर देता हूं टॉलरेंट एजेंट वाली, टॉलरेंट एजेंट वाली मैं यही कर देता हूं। इसकी जगह मुझे क्या यूज करना है, इसकी जगह मुझे कुछ यूज करना है Ag2O सिल्वर ऑक्साइड। यहां बनेगा क्या, यहां पर बनेगा, ये मैं कर ही देता हूं। ये जब ग्लूकोज को फैलिंग सॉल्यूशन गर्म करते हैं, इसका मतलब ग्लूकोनिक एसिड बनता है, ग्लूकोनिक एसिड बनता है, बिल्कुल सही है। इसका नाम है ग्लूकोनिक एसिड। क्या बनता है बेटा, ग्लूकोनिक एसिड बनता है। अगर मैं फैलिंग की जगह टॉलरेंट रीएजेंट ले लूं, जब ग्लूकोज को टॉलरेंट रीएजेंट के साथ में गर्म करते हैं तो क्या बनता है, चलिए मैं इसको मिटा देता हूं, उसके बाद बना देता हूं। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं, चलिएगा, और फैलिंग टॉलरेंट, यहां पर टॉलरेंट लिख देता हूं। टॉलरेंट क्वेश्चन ही चेंज कर लो भाई, जब ग्लूकोज को टॉलरेंट रीएजेंट के साथ, टॉलरेंट रीएजेंट, जब ग्लूकोज को टॉलरेंट रीएजेंट के साथ गर्म किया जाता है तब क्या होता है, टॉलरेंट रीएजेंट मैं लिखता हूं Ag2O, Ag2 शॉर्ट में, ये इसकी भी कहानी यही है। अगर मैं टॉलरेंट रीएजेंट की बात करूं तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को टॉलरेंट रीएजेंट कहते हैं, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को टॉलरेंट रीएजेंट कहते हैं। सुविधा के लिए, हमें कोई परेशानी ना हो, उसके लिए हमें Ag2 की फॉर्म में उसको लिखना है, बस और कुछ नहीं करना। मैं गर्म कर देता हूं बेटा इसको, O को वहीं पहुंचा देता हूं, वहीं पे ग्लूकोनिक एसिड बना देता हूं उसको, जैसे मैंने उसमें किया था COOH सिंगल बॉन्ड CH OH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH प्लस सिल्वर Ag, कितने Ag, 2, तो सिल्वर का काला अवक्षेप हमें मिलता है, यानी ब्लैक पीपीटी हमें यहाँ पर सिल्वर का मिलता है, या सिल्वर दर्पण आप इसको कह सकते हैं। तो काला अवक्षेप मिलता है सिल्वर का, यहाँ पर सिल्वर का काला अवक्षेप मिलता है, सिल्वर का काला रंग आपको, ब्लैक पीपीटी आपको मिलेगी सिल्वर की। तो ये इसका आंसर हो गया। कभी कभी रिएक्शन ही पूछी जाती है, टॉलरेंट रीएजेंट के साथ रिएक्शन करो ग्लूकोज की, फैलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन करो ग्लूकोज की, ये भी पूछा जाता है क्या बनता है, मतलब कुछ भी क्वेश्चन यहाँ से फैलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंट रीएजेंट से आता ही है, चाहे वो रिएक्शन आ जाओ, चाहे वो ये पूछ जाए जिसके साथ रिएक्शन हो रही है उसका हो क्या रहा है, या ये पूछे खुद का क्या हो रहा है, खुद तो रिड्यूस हो रहा है। जब खुद रिड्यूस हो रहा है तो दूसरा कुछ और ही होगा ना, उसका अपोजिट होता है, रिडक्शन का उल्टा ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन का उल्टा रिडक्शन। ये कहानी इसमें चलती है। तो टॉलरेंट रीएजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन से कोई भी क्वेश्चन आता है, किसी भी तरीके क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन आपको कर देना है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। इसका ब्लैक पीपीटी प्राप्त होगा, ब्लैक अवक्षेप आएगा, और जो दूसरा वाला था फैलिंग था उसमें लाल अवक्षेप आता है। तो ये टेस्ट भी है, ब्लैक का आता है तो क्या होगा,
लाल आता है तो क्या होगा। तो टेस्टिंग है, ये टॉलरेंट एजेंट की टेस्टिंग है, पहले सोल्यूशन ये टेस्टिंग है। तो जहाँ पर टेस्टिंग वाला अभी मैं कराऊंगा क्या बनता है, तो वहाँ भी आपको पता होगा कि कौन सा कलर ये देगा, ठीक है ना। वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा आपको। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, काफ़ी टाइम इसमें लग गया मुझे, लगा कोई बात नहीं भाई। यहाँ से कई क्वेश्चन भी बन रहे थे, वो सारे क्वेश्चन को मैंने आपसे डिस्कशन कर दिया, कोई बात नहीं। तो समय तो लगता है किसी काम को करने में, तो मैं नहीं समझता कि मुझे ज़्यादा समय लगा, पर आप भी ये मत कोशिश कीजिए कि भाई इन छोटे से टॉपिक पर इन्होंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया। चलता हूँ आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक रिएक्शन दे रखी है और उसमें पूछा गया है कि उस कैटलिस्ट का नाम बताएं। वो रिएक्शन है C6H12O6। यहां पर क्वेश्चन मार्क है, यहां पूछा है, यहां पर क्या यूज करेंगे, किस कैटलिस्ट को हम यूज करेंगे, और बनाए इथाइल अल्कोहल ट्वाइस C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। मैं समझता हूं 4 और ट्वाइस करना पड़ेगा, ये रिएक्शन आपको मिलेगी। और जब ये ग्लूकोज है हमारे पास, ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है हमारे पास, जब ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल, जब ग्लूकोज इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, वो किस एंजाइम की वजह से होता है, उस एंजाइम का नाम पूछा है। और उस एंजाइम का नाम मैं याद कर लेना, वो एंजाइम होता है जाइमेज। जाइमेज एंजाइम होता है, वो एंजाइम जाइमेज होता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, वो एक एंजाइम है जाइमेज। ऑप्शन आएगा, ये रिएक्शन आएगी, वहां आपको फिल करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। मैं आगे बढ़ता हूं जी। जब सुक्रोज को कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ गर्म किया जाता है तब क्या बनता है। बहुत अच्छा सवाल है। जब सुक्रोज को, व्हेन सुक्रोज react with concentrated nitric acid to give सुक्रोज, ये सुक्रोज है और ये आपका नाइट्रिक एसिड है HNO3, वो भी कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ गर्म किया जाता है तब क्या बनता है। तो ध्यान देना बेटा, इसमें 3 चीजें बनती हैं, बस ये डिपेंड करता है उसकी कंडीशन के ऊपर। थोड़ा सा मैं 1 मिनट का समय चाहूंगा, बस ज़्यादा नहीं, मेरा इसमें इंक थोड़ा कम है और बोर्ड भी शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं थोड़ा सा इंक को डाल देता हूँ। बिल्कुल है इसमें, थोड़ा सा आप अपना चाहें तो बैक देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है पढ़ने में, कुछ चीज़ तो नहीं हो गई। मैं थोड़ा सा इसमें 2-4 बूंद डालूंगा तो मेरा काम चल जाएगा। बिल्कुल सही हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है। आप चलिए, आपको भी थोड़ा टाइम मिल गया, थोड़ा रिलैक्स मिल गया, ताकि आप भी जो है पढ़ते पढ़ते परेशान हो गए होंगे, थोड़ा रिलैक्स आपको भी मिल गया। चलिए, ये वेरी गुड। ये मैं इसको ऐसे, ये एंटी क्लॉकवाइज शायद होता है, हाँ वेरी गुड, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब सुक्रोज को, हाँ हमारे पास क्वेश्चन आ गया, जब सुक्रोज को नाइट्रिक एसिड के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है। देखिए, ये रिएक्शन एक डिफरेंट कंडीशंस में होने वाली रिएक्शन है, वो परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है कि सुक्रोज को नाइट्रिक एसिड के साथ किस कंडीशन में रिएक्ट किया जा रहा है। वो परिस्थिति बस 3 प्रोडक्ट वो देता है, इनमें से ऑप्शन में जो भी हो आप टिक लगा के आना। वो 3 प्रोडक्ट देता है जब सुक्रोज को कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ में गर्म करते हैं तब। पहला प्रोडक्ट आपको मिलेगा ऑक्सैलिक एसिड,
ऑक्जेलिक एसिड, अब थोड़ा इंक थोड़ा क्लियर भी दिखाई दे रहा होगा। ऑक्जेलिक एसिड होगा। दूसरा आपको मिलेगा टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड, और तीसरा आपको मिलेगा सैकरिक एसिड। इसमें ऑप्शन नहीं दे रखे, मैं बार बार ऑप्शन की तरफ जा रहा हूं। इसमें ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, इसमें ऑप्शन नहीं दे रखे हैं। सैकरिक एसिड दे रखा है, बस सैकरिक एसिड, सैकरिक एसिड, सैकरिक एसिड। तो ये आपको दे रखे हैं। लेकिन अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, एक क्वेश्चन भी है, मैं ऑब्जेक्ट में देखने की कोशिश कर रहा हूं कौन कौन से ऑप्शन है उसमें, मैं बता दूंगा। देखिए इनमें अगर इनमें दो भी मिलते, मैचिंग के मिल भी जाते, सैकरिक एसिड मिल सकता है, टार्टरिक मिल सकता है, ऑक्जेलिक मिल सकता है, तब आप टिक किस पे लगाते? ये जो ऑक्जेलिक एसिड है ये 80% मिलता है, और जो टार्टरिक एसिड जो बनता है वो 40% बनता है, और जो लास्ट में आप सैकरिक एसिड देख रहे हैं ये मात्र 30% बनता है। तो ध्यान रखना, अगर ऑप्शन में 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं और पूछा जाए कि ये रिएक्शन बताइए क्या बनेगा, तो जो ज्यादा परसेंटेज है उस पर आप टिक लगा के, तो सुक्रोज यानी ऑक्जेलिक एसिड सबसे ज्यादा बनेगा। और अगर ऑक्जेलिक एसिड नहीं दे रखा है किसी कंडीशन, किसी परिस्थिति, बस दे रखा है टार्टरिक एसिड और सैकरिक एसिड दे रखा है, तब टिक टार्टरिक पे लगाना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने वाला है, पर ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसको कर ना पाए। तो ध्यान रखना, जब सुक्रोज को कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ गर्म किया जाता है, तब उसकी विभिन्न कंडीशनों पर कई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, वो प्रोडक्ट आपके सामने है। इस तरीके का मैंने इसलिए करवा दिया ताकि कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो। कभी कभी ये रिएक्शन दे रखी है और उसमें ऑप्शन ऑक्जेलिक है नहीं, टार्टरिक है, सैकरिक एसिड है, तो आप कहेंगे पता नहीं ये क्वेश्चन कहां से आ गया। ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, वही है, पर ये तीनों कंडीशन आपको पता होनी चाहिए ताकि आप इसका आंसर दे पाए। अगर जनरली आपसे ये पूछा जाए, अगर मैं बात करूं यहाँ इसकी रिएक्शन की, अगर मैं बात करूं तो कोई विशेष खास नहीं है। आपको केवल इसमें इतना करना है, केवल इतना करना है, मैं रिएक्शन कर दूं अगर आप चाहो तो। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है, मैं यहां कर देता हूं, C12H22O11 प्लस गर्म करने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, इसको मुझे गर्म करना है, और वो भी फ्री ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीडेशन करना है, इजिकल टू क्या बनेगा, ऑक्जेलिक एसिड बनेगा। उसका फॉर्मूला हमें चाहिए COH, सिंगल बॉन्ड COH होता है बेटा, और प्लस हमें पानी बनेगा। इसको चाहे तो आप बैलेंस कर लें, मैं इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, चलिए, क्योंकि 6 और 6 12, हमें कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन हमें 22 है, तो 6 यहां हो गए, 6 यहां हो गए, और हमें हाइड्रोजन चाहिए 6 दूनी 12 हाइड्रोजन है। अभी हमें चाहिए हाइड्रोजन यहां पर 10 का मतलब है हम यहां 5 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 10 हाइड्रोजन पूरा, कार्बन पूरे। अब हम देखें ऑक्सीजन 12 दूनी 24, और आपका 5, 24 5, 24 और 5 29, 29। इधर ऑक्सीजन है और इधर ऑक्सीजन कितने हैं बेटा, इधर तो ऑक्सीजन 11 12 ही है, तो मैं 18 और 11 कर लूं, 18 और 11 कितना हो जाएगा, 29, सही। तो 18 फ्री ऑक्सीजन का मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। ये आपका रिएक्शन मैंने करा दिया। ये रिएक्शन, इसका नाम है ऑक्जेलिक एसिड, जो 80% मैंने यहां लिखा रखा है, ये बनता है ऑक्जेलिक एसिड बनता है, जो 80% करीब करीब मैंने यहां लिखा रखा है। अगर
दो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑक्जेलिक भी दे रखा है, टार्टरिक दे रखा है, तब भी आप टिक ऑक्जेलिक पे ही लगाएंगे क्योंकि ऑक्जेलिक ज़्यादा मात्रा में बनता है। चलिए ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, मैंने इसमें भी काफ़ी बात कर ली है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसको तो छोड़ना नहीं भाई, इसको समझ के पढ़ के ही जाना, इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ना। मैं बढ़ता हूँ आगे की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्च का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तब क्या बनता है? जब स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करते हैं तब क्या बनता है? यानी कि स्टार्च का जब हम जल अपघटन करते हैं तो क्या बनता है? चलिएगा, स्टार्च का जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, जब स्टार्च का जल अपघटन करते हैं तो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, फ्रक्टोज बनता है, सुक्रोज बनता है या लैक्टोज बनता है? क्या चीज बनती है? मैं एक रिएक्शन कर देता हूं, यहाँ आपको मालूम पड़ जाएगा। स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5 का होल N प्लस NH2O, ये वाटर हाइड्रोलिसिस करना है, इज इक्वल टू, मैं अच्छे से लिख देता हूं भाई, H2O इज इक्वल टू बनेगा C6H12O6 के N मॉलिक्यूल, इसका नाम है ग्लूकोज। जब स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करते हैं तब ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो चार ऑप्शन होंगे, या ये रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन बहुत फेमस रिएक्शन है। जब ये स्टार्च है आपका, ये आपका स्टार्च है, तो स्टार्च की क्रिया जब भी हम पानी से करेंगे या स्टार्च का जब भी हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तब ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ग्लूकोज के एन मॉलिक्यूल बनते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल बनते हैं। ये क्वेश्चन भी यही खत्म होता है आपका। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। वह कार्बोहाइड्रेट जो मनुष्य के पाचन तंत्र में नहीं पाया जाता, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है मनुष्य का उसमें नहीं पाया जाता, उस कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात की है। उस कार्बोहाइड्रेट का नाम बताना है आपको जो मनुष्य के डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं पाया जाता। और दोबारा सुनिएगा, वह कार्बोहाइड्रेट जो कि मनुष्य के पाचन तंत्र में डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं पाया जाता है। वो आपका ऑप्शन ग्लूकोज हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट। चलिएगा, ग्लूकोज, पहला ऑप्शन ग्लूकोज, दूसरा ऑप्शन लेते सुक्रोज, तीसरा ऑप्शन ले लेता हूं मैं स्टार्च लेता हूं, चौथा ऑप्शन में ले लेता हूं सेलुलोज। केवल एनिमल के पाचन तंत्र में, वो उसका आंसर मैं बता दूं पहले। हाँ, कौन सा ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो मनुष्य डाइजेस्ट नहीं कर सकता? वो है सेलुलोज। उस पर आप टिक लगा के आएंगे। सेलुलोज है वो पाचन तंत्र में, ये पचता नहीं है, ये डाइजेस्ट होता नहीं है, लेकिन एनिमल्स में हो जाता है। एनिमल्स की अगर बात करें उसमें सेलुलोज डाइजेस्ट हो जाता है। सेलुलोज होता क्या है? सेलुलोज आपने सबने देखा है, आपके हर घर में मिलेगा, और मैं समझता हूं कि ऐसा कोई घर ही नहीं होगा जहां पे सेलुलोज नहीं होगा। आपने नाम सुना है कॉटन का, कॉटन जो होगा वही सेलुलोज होता है, यानी कि रुई जिसे हम कहते हैं, जिसे हम कपास जिसे हम कह सकते हैं, जिसे कॉटन का प्योरीफाइड रूप होता है वो, तो कपास से ही कॉटन का फॉर्मेशन होता है। कपास या कॉटन आपने देखा है ना कि आपने सबके घर में कॉटन मिलेगा भाई, सबके घर में कपास मिलेगी। कपास तो वो है जो खेतों में से आती है, बिनौले से जाती है, वन जिसे हम कहते हैं, वो आज की डेट में हम लोगों के यहाँ नहीं हो पा रहे हैं, वही हमारा दुर्भाग्य है। पर वहां पर ये जो सेलुलोज होगा वो कॉटन ही होता है और कुछ नहीं होता। तो आप जान लीजिए, अगर आपने कॉटन खा ली तो वो कॉटन आपकी पच नहीं सकती, क्योंकि उसका पाचन होता ही नहीं है। लेकिन एनिमल्स में कैसे? एनिमल्स की बॉडी में, उनके
अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिसको, उस एंजाइम का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, पर इस सेलुलोज को पचा लेते हैं। मेन में ऐसा नहीं होता, ह्यूमन बींग्स में ऐसा कतई नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, वो सेलुलोज है वह कार्बोहाइड्रेट जो मनुष्य के पाचन तंत्र में नहीं पचता है, उसका नाम सेलुलोज है। बिल्कुल मत भूल जाइएगा, इस पर जरूर टिक लगा के आना, या अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो इस पर थोड़ा शॉर्ट नोट्स लेकर के आना। जैसा मैंने बोला है वैसा ही लिखना है और कुछ इसमें कुछ नहीं करना है। चलिए मैं इसको आगे की ओर बढ़ करके चलता हूं। वैसे तो जितने भी क्वेश्चन मैंने ऑब्जेक्टिव वाले थे वो सारे के सारे मैंने यहां करा दिए हैं। यहां पर और नहीं है, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड का भी क्वेश्चन है। एक न्यूक्लिक एसिड पेट्रिक कोशिका में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के आरएनए, कोशिका में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के आरएनए कौन कौन से हैं वो आपको पूछा गया है। सेल्स में कोशिका में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के आरएनए, कोशिका में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के आरएनए, तीन आरएनए होते हैं बेटा, एमआरएनए यानी कि मेसोमेरिक टी वाला ट्रांसफर आरएनए होता है, और एक आरएनए जो आपका होता है राइबोसोमल आरएनए होता है। यानी कि आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। ये मैं तीनों लिख देता हूं, तीनों प्रकार के आरएनए बेटा। राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए यानी कि राइबोसोमल उसको कहते हैं हम स्मॉल आर आरएनए। नेक्स्ट ट्रांसफर आरएनए, स्मॉल टी आरएनए में बोल सकता हूं उसको ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। और नेक्स्ट आपको मैसेंजर आरएनए, संदेश वाहक, मैसेंजर आरएनए, इसको क्या हम कहते हैं स्मॉल एम आरएनए। ये 3 प्रकार के आरएनए हैं, एक है राइबोसोमल आरएनए, एक है ट्रांसफर आरएनए, एक है मैसेंजर आरएनए। इसे आप संदेश वाहक आरएनए कह सकते हैं, इसे स्थानांतर आरएनए भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। ये शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन पूछा गया है, आरएनए कितने प्रकार के होते हैं। एक क्वेश्चन और आरएनए के बीच आया है, आरएनए का कार्य क्या है। आरएनए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरएनए। आरएनए का कार्य क्या है, आरएनए का कार्य क्या है, आरएनए का फंक्शन क्या है। यह प्रोटीन के संश्लेषण में, प्रोटीन सिंथेसाइज में हेल्प करता है, आरएनए का ये कार्य होता है। ये क्वेश्चन कई बार तो नहीं पूछा गया, पर ये 10 साल में 2 बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो आरएनए का कार्य क्या है, प्रोटीन के संश्लेषण में आरएनए का यूज होता है, वो उसकी हेल्प करता है। तो इस तरीके से जितने भी एक नंबर के क्वेश्चन जो इन 15 सालों में आए हैं वो मैंने आपको सारे के सारे करा दिए हैं। अब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने आपको नहीं कराया है, और आपने वो